400 पार 400 पार, ये क्या था? एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की। जब प्रधानमंत्री जी खड़े होकर गए कि 400 पार हो रही है, बिल्कुल मेरी सरकार आ रही है, एग्जिट पोल से दिखवा दिया गया, जो एग्जिट पोल बाद में फर्जी साबित हुए। की बात 400 पार, ये नारा हवाई बिल्कुल नहीं था। लोगों ने समझा बस आ रही है और स्टॉक मार्केट में तेजी हुई, लोगों ने शेयर खरीदना शुरू कर दिया, वो तेजी हुई और जब रिजल्ट आया तो स्टॉक मार्केट धड़ाम हो गया। 31 लाख करोड़ रुपए देश का डूबा उस दिन। कहते हैं इस बार राहुल गांधी जी का बहुत मेजर रोल रहा है। उनकी जो इमेज ट्रोलिंग पहले होती थी, साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। उनकी ट्रैवलिंग ने उनकी ट्रोलिंग बंद करा दी। उनको बदनाम करने की एक साजिश रची गई थी। सुना भी होगा कितने करोड़ रुपए सिर्फ उनकी छवि खराब करने के लिए खर्च किए गए। रिसेंट इलेक्शन में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखिए, मैं चुनाव जरूर हारा हूं, लेकिन मैंने लोगों के दिल जीते हैं। 4,22,000 लोगों ने मुझे अपना प्रतिनिधि माना है। आज भी कहीं जाता हूं तो लोग जिस हिसाब से मुझसे मिलते हैं तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है शायद जीत जाता तो इतनी हमदर्दी, इतना प्यार शायद नहीं मिलता मुझे। एक व्यक्ति ने लिखा है कि आलोक सर इंसान तो बहुत अच्छे हैं, बट इन्होंने पार्टी गलत चुन ली है। कुछ लोग मिल जाते हैं, बहुत चुनिंदा लोग, जो मुझसे कहते हैं भैया आप आदमी अच्छे हो, पार्टी गलत है। तो मैं उनसे ये कहता हूँ, तब कहाँ थी कांग्रेस सरकार जब वहां पे कश्मीरी पंडितों के साथ गलत हो रहा था? नमस्कार, सत श्री अकाल आलोक मिश्रा जी, कैसे हैं आप? ईश्वर की कृपा है। पहले तो वेलकम बैक टू द RST शो। थैंक यू। और बहुत टाइम से हम भी सोच रहे थे कि आपके साथ दोबारा कब मुलाकात होगी, आपका टाइम कब मिलेगा। बहुत सी चीज़ें आपसे डिस्कस करनी है। पहले तो सर थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्या बोलूँ कि आपके एपिसोड पे हमें मिलियन व्यूज़ मिले हैं और लोगों ने बहुत पसंद किया वो एपिसोड। ये तो मैं नहीं जानता कि इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। मैंने तो जो दिल में बात थी वो कह दी, लोगों को पसंद आई, ये मेरा सौभाग्य। क्योंकि उसमें सर देखिए, नेसेयर्स तो हमेशा होंगे, बट जो कमेंट्स जब मैंने पढ़े लोगों के, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी देखने को मिली कि लोगों ने अपनी स्टोरी भी रिलेट करी आपकी स्टोरी से। देखिए, इस दुनिया में जितने लोग भी हैं तो सबके जीवन में उतार चढ़ाव आते ही हैं, और कहीं ना कहीं वो हमारे उतार चढ़ाव से उनको लगा कि कुछ सिमिलैरिटी है, शायद इससे वो ज़्यादा जुड़े। जो आपकी स्टोरी थी सुप्रीम कोर्ट वाला, आपने जो दुकान का केस लड़ा, क्योंकि हमने वो टाइटल शायद ऐसे डाला था, फादर्स ऑनर, तो लोगों ने लिखा उसमें कि बहुत टच हो गए वो, कि एक फादर के सम्मान के लिए आज के टाइम में कोई बेटा इतना आगे तक लड़ रहा है। देखिए, वो फादर के सम्मान के साथ साथ अन्याय के खिलाफ भी था। जी। कोई आप का चलता चलाता कारोबार हड़प ले और आप कुछ कर ना पाए, तो ऐसे अपाहिज तो हम भी नहीं हैं। समय जरूर लगा, कहते हैं ना भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं। 30 साल जरूर लग गए उसको वापस पाने में, लेकिन ईश्वर ने इतनी कृपा जरूर हमारे ऊपर की। देखिए, मैं आज के ज़माने में ये सोचता हूँ, अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो मेरा सोचने का तरीका ये है कि मैंने ज़रूर कहीं ना कहीं गलत किया होगा, उसका ये प्रतिफल है। मैं बहुत ईश्वरवादी भी हूँ, और हमारे माता पिता ने हमेशा मुझे ये सिखाया कि जैसा करोगे वो लौट कर आएगा। तो कोशिश ये करता हूँ कि मैं किसी के दिल को ना दुखाऊं, किसी को तकलीफ ना पहुँचे मेरी वजह से। अनजाने में पहुँच जाती हो तो मालूम नहीं। मेरी माँ ने मुझे हमेशा सिखाया, किसी का कुछ भी ले लेना, लेकिन कभी उसकी बद्दुआ या उसकी हाय मत देना। जी। पुराने जमाने में कहते थे ना, श्राप दे दिया। क्या है कर्ज? श्राप क्या है? किसी के अंदर से बहुत दुखी होकर कोई चीज निकली तो मेरा ये मानना होता है कि ईश्वर उसे पूरी कर देता है। ठीक है,
ज़िंदगी का नाम ही चलना है, उतार चढ़ाव ज़िंदगी में। किसी की ज़िंदगी में ये नहीं होगा कि उसने सफलता ही सफलता देखी हो, और किसी के जीवन में ये भी नहीं होगा कि असफलता ही असफलता देखी हो। आप देखिए, मेरा ये मानना है कि जिसने असफलता नहीं झेली उस सफलता का स्वाद भी नहीं चख पाएगा। और ऊपर वाला फिर भी हैं तो हम उन्हीं के बंदे, तो कहीं ना कहीं अपने बंदे की परीक्षा तो वो लेता है, जी। लेकिन अगर बंदा उसके हिसाब से चल रहा है, ऊपर वाले की मर्जी से चल रहा है, तो कहीं ना कहीं उस बंदे को ईश्वर आशीर्वाद भी देता है। बिकॉज सर कहा गया है जीतने से ज़्यादा ज़रूरी आपका एक स्पोर्ट्समैनशिप का एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। जी, हार जीत तो लगी रहती है, बट आपके अंदर अगर स्पोर्ट्समैनशिप का एटीट्यूड नहीं है तो वो जीत का आप स्वाद ही नहीं चख पाओगे। आप किस कॉन्टेक्स्ट में ये कह रहे हैं? मैं नॉर्मल वे में बोल रहा हूँ। मैं मुझे लगा कि आप हाल के चुनाव के बारे में कह रहे हैं, तो बात अभी सही सर उस पे भी आएंगे, बट पहले मैं आपने जो बात छेड़ी मैंने उससे के लिए रखा। आप हार जीत की बात कर रहे थे, देखिए, हर काम, कोई भी शख्स ऐसा नहीं होगा जिसने जीत ही जीत देखी क्योंकि ये वाले टॉपिक पे ना थोड़ा सा हमने लास्ट टाइम भी बात करी थी और इस पे लोगों का रिएक्शन बहुत ज़्यादा है, सीइंग टाइम इस टॉपिक पे ज़्यादा है। क्योंकि जो आपने हार जीत की बात करी थी कि जब मैंने आपसे पूछा था लास्ट टाइम कि सर आप थोड़ा सा व्यूअर्स के लिए कुछ ज्ञान दे सकते, सक्सेस का मंत्रा दे सकते हैं, तब आपने वहाँ बात बोली थी कि देखिए सक्सेस सिर्फ मेजर करना कि हम इसमें जीत गए उसमें जीत गए ऐसे कर गए, और अगर आप मुझसे कोई लर्निंग लेना चाहते हो तो मेरा तो जीवन ही प्रयासों से रहा है। मैंने बहुत से काम किए हैं और बहुत से कामों में मैं हारा भी हूँ और जीता भी हूँ। तो सबसे बड़ा ये है कि आप कीप ऑन गोइंग, जस्ट डू योर वर्क, अपना काम करते जाओ आप। देखिए, मैंने कहा ना, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसने जिंदगी में असफलता न झेली हो। अब देखिए, एक बहुत छोटी सी चीज है जिससे मैं डिसएग्री करता हूं। आप क्या कहते हो? चुनाव लड़ रहे हैं, तो जहां लड़ाई की बात आ गई तो वो हिंसा हो गई ना। फुटबॉल खेलने दो टीमें जाती हैं, आप वहां तो नहीं कर रहे हैं कि दोनों टीमें लड़ रही हैं, आप कह रहे हैं खेल रही हैं। तो चुनाव को भी अगर थोड़ी टर्मिनोलॉजी बदल जाए, चुनाव खेलने जा रहे हैं, आप देखिए वहां पे भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होगी। फिर जो टीम हारती है वो जीतने वाले से कहती है कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जीतने वाली टीम हारने वाले से कहती है हार्ड लक, ट्राई नेक्स्ट टाइम। तो ये तो हुआ, जब चुनाव लड़ने की बात करते तो आप नेगेटिविटी से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सही। पॉजिटिव क्यों नहीं हो सकता? हम चुनाव खेल रहे हैं, खेल की भावना से चुनाव जिस दिन होगा उस दिन बहुत सी दिक्कतें और समस्याएं और कटुता जो चुनाव में आती है, जो बिटरनेस आती है, जो एक दूसरे के प्रति नफरत आती है, वो अपने आप बंद हो जाएगी। और अफसोस इस बात का है कि कोई इस नजरिए से देखना नहीं चाहता। बड़ा से बड़ा योद्धा भी ये कहता मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं। अरे भाई, चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं, हम तो चुनाव खेलने जा रहे हैं। अब जब लड़ेगा तो एक आदमी जिंदा रहेगा, एक आदमी मरेगा। जंग लड़ी जाती है, वही, ये जंग थोड़ी है। हाँ। ये जंग कहाँ है? ये तो एक सिस्टम है, सिस्टम में आप अपना पार्ट प्ले कर रहे हो। हाँ, आप एक सिस्टम को इस्टेब्लिश करने में आप कैटालिटिक इफेक्ट डाल रहे हो, आप उसको आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हो, आप उसका पार्ट हो। अब भाई, प्रजातंत्र में तो चुनाव सबसे अहम चीज है ना, तो उसको लड़िए नहीं, प्रजातंत्र को और खूबसूरत बनाने के लिए उस चुनाव को खेलिए, खेल की भावना से। जी। तो सर जैसे अभी हमने चुनाव की बात कर रहे हैं, तो मेरा पहला आपसे यही रहेगा कि रीसेंट इलेक्शन में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? ये तो आपने एक शेयर कर दिया कि फाइनल जो भी हो, रिजल्ट जो भी हो, उसको आपको मतलब एंजॉय करना चाहिए और उसको एक्सपीरियंस मतलब आप लेना भी ऐसे चाहिए कि हाँ हम एक अच्छे कॉज के लिए प्ले कर रहे हैं अपना पार्ट, बट वी शुड नॉट फाइट, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें रिलीजियस लोग भी इन्वॉल्व हो जाते हैं,
लोगों के बीच में हेट चालू हो जाती है, तो वो सोसाइटी में मैसेज गलत जाता है। देखिए, मैं चुनाव जरूर हारा हूं, लेकिन मैंने लोगों के दिल जीते हैं। 4,22,000 लोगों ने मुझे अपना प्रतिनिधि माना है इसी शहर में। आज भी कहीं जाता हूं तो लोग जिस हिसाब से मुझसे मिलते हैं, तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है शायद जीत जाता तो इतनी हमदर्दी, इतना प्यार, इतना वात्सल्य, इतना आशीर्वाद, इतना स्नेह शायद नहीं मिलता मुझे। मैं जहाँ जाता हूँ लोग बहुत प्यार से मिलते हैं, हौसला अफजाई करते हैं और कहते हैं। और फिर मेरे पिताजी ने हमेशा सिखाया, हारिए न हिम्मत, बिसारिए न राम, जाय विधि राखे राम, ताई विधि रहिए। आपकी इच्छा होती है, इच्छा पूर्ति हो गई, बहुत अच्छी बात है। हमारे फादर ने हमको सिखाया, बोले जो आपकी मर्जी का हुआ वो बहुत अच्छा, और जो आपकी मर्जी का नहीं हुआ वो और भी ज्यादा अच्छा। तो मैं तब छोटा था तो मैंने पूछा, ये बात समझ में नहीं आई। तो उन्होंने कहा, जो तुम्हारी मर्जी का नहीं हुआ वो ईश्वर की मर्जी का है, ईश्वर की मर्जी का है। और ईश्वर की मर्जी तो सबकी मर्जी से ज्यादा अच्छी है। ईश्वर की प्लानिंग हमारी प्लानिंग से कहीं ज्यादा अच्छी है। आप हर कोई जो व्यूअर्स हैं वो भी याद करिए कि अगर कोई घटना बहुत दुखी करती है 10 साल पहले, आपको लगता है ये गलत हुआ, 10 साल बाद मुड़ के देखिए तो लगता है इससे अच्छी ये चीज हो ही नहीं सकती थी, ये तो मेरे अच्छे के लिए हुआ था, ये तो मेरी बेहतरी के लिए हुआ था। बहुत से हमारे जीवन में हमारे ऐसी चीजें हुई जो उस समय मुझे जिससे कष्ट हुआ, लेकिन बाद में आगे चलकर जब मैंने पलट कर देखा तो ईश्वर का लगा कि ईश्वर ने तो बहुत अच्छा किया, जो उस समय मुझे नहीं समझ में आ रहा था। जैसे अभी आप ज्योतिष की बात कर रहे थे, हमारे फादर कहते थे हम क्यों ज्योतिष जाने, जो ईश्वर मुझे भविष्य नहीं बताना चाहता तो तुम क्यों जानना चाहते हो। ये बहुत बड़ी बात है भाई, आपसे फ्यूचर छुपा कर रखा गया है ना। किसी को फ्यूचर अपना मालूम नहीं होता ना। आप जब किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो तो अपना फ्यूचर ही जानने तो जाते हो, और ईश्वर ने वही छुपा रखा है तो उसको हम क्यों कुरेद कुरेद कर जाने। ये हमारी सोच है, लेकिन लोग जाते हैं क्योंकि लोग इतना परेशान होते हैं कि कहते हैं ये परेशानी कभी तो खत्म होगी। तो अगर उन्हें दिलासा ये मिल जाती है, लोग गए और कहा कि आपकी ये जो कठिन समय है ये बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा, आगे बहुत अच्छा समय आने वाला है, तो उनको एक होप मिलती है। राइट। उनको एक अंदर से आशा की किरण दिखाई देती है। वो आशा की किरण उनको आगे और बढ़ने के लिए और संघर्ष करने के लिए प्रेरित करती रहती है। चलो ये समय तो कट जाएगा, इसके बाद तो अच्छा समय, इसके बाद अच्छा आएगा। तो है, लोगों की सोच है, लोग सोचते हैं, लोग करते हैं। बट सर आज वो बिजनेस बन चुका है, बट हम उस टॉपिक पे अभी नहीं जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा डिबेट हो जाएंगे। तो जैसे आपने बताया कि बहुत अच्छी बात बोली, इलेक्शन में हार जीत तो एक अलग चीज़ है, बट जब आप नज़रिया आप देख रहे हो ना कि वो जो 4 लाख वोट आपको मिले, इसका मतलब 4,22,000 4,22,000 ने वोट, मुझे अपना प्रतिनिधि माना है। 4,22,000 लोगों ने आपको चुना, आपसे उम्मीद लगाई कि हाँ ये एक इंसान आएगा और जिस तकलीफ़ों से हम हैं, हम वोट फॉर चेंज कर रहे हैं और ये हमारे लिए खड़ा होएगा और हमारे जो सपने हैं या हमारे लिए जो नीड्स हैं वो पूरी होएंगी, बिकॉज आप जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो मैं आपसे एक चीज़ यहाँ ये ऐड ऑन या पूछना चाहूँगा कि इसके बाद की जर्नी कैसी है, कि मान लीजिए चलिए इलेक्शन तक तो ठीक था, सब कहते हैं कि मैं इलेक्शन में मेरा ये काम रहेगा, इलेक्शन जीतूंगा तो मैं जनता के लिए ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ऐसे करूँगा। तो अगर जैसे आप बात कर रहे हो कि एक तो हार जीत की बात हो रही है, लेकिन जो नेता बात करता है कि मैं काम करने के लिए मुझे आप वोट दीजिए, तो वो सफ़र आपका भी कैसा चल रहा है? अभी भी क्या आप लोगों क्या कैंपेन्स अपने रेगुलर कर रहे हैं, टच में हैं? बिकॉज वो 4,22,000 लोगों ने आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, चाहे इलेक्शन जीते ना जीते, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अभी भी है आपके ऊपर।
देखिए, जीतने और हारने में बस एक कदम का फासला है। दरवाजे तक पहुंच गए थे, दरवाजा खुला नहीं, शायद अगली बार खुल जाए। तो प्रयास तो मेरा रहेगा। और जहां तक यहाँ की कानपुर की जनता का सवाल है, तो उनका तो मुझे ढेर सारा आशीर्वाद मिला है, अथाह प्रेम मिला है। लोगों ने तो अपना प्रेम और आशीर्वाद जैसे मुझ पर उड़ेल दिया। कभी कभी मैं सोचता हूं क्या मैं इसका पात्र था। और अगर लोगों ने मुझ पर इतना यकीन किया है, इतना विश्वास किया है, इतना प्यार दिया है, इतना आशीर्वाद दिया है, तो यकीन मानिए मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। मेरी जिम्मेदारी इस तरह से बढ़ जाती है कि मैं और लोगों की सेवा करूं। मेरे फादर कहते थे, असफलता मात्र इतना ही बताती है कि सफलता के लिए जितना प्रयत्न किया जाना चाहिए था उतना नहीं किया गया। जी। मेरे साथ मेरे कार्यकर्ताओं ने, मेरे पार्टी के लोगों ने, इंडिया गठबंधन के लोगों ने, सबने पूरी ताकत लगाई। लगता है कहीं ना कहीं कमी मेरे ही हिस्से रह गई। और लोगों की सेवा का भाव मेरा बदस्तूर चलता रहेगा। महीने में मेरी एक तीर्थ यात्रा जीवन पर्यंत मैंने संकल्प लिया है कि एक निःशुल्क तीर्थ यात्रा जीवन भर हर महीने जाती रहेगी, वो जाएगी। अगर कोई व्यक्ति, किसी को कोई समस्या है और मैं उस समस्या के हल में कोई अपना जरा सा भी सहयोग कर सकता हूं, तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं वो जरूर करूं। मैं कोशिश ये करूंगा कि किसी भी व्यक्ति को कभी ये ना लगे कि मेरा वोट जाया गया या मैंने गलत व्यक्ति को वोट दे दिया। और उसके साथ ही साथ मेरी एक और जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जिन लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया उनके प्रति भी मेरी जिम्मेदारी है। दुश्मनों का भी दिल जीतना। नहीं, मैं उन्हें दुश्मन नहीं मानता, मैं उन्हें अपना सहयोगी मानता हूं। दुश्मन कैसे मानूंगा? वो भी हो सकता है मैं उनकी कसौटी पे नहीं खरा उतरा ना, कोई दूसरा उसकी कसौटी पे खरा उतरा है, तो उनकी कसौटी पर खरा उतरने की भी तो जिम्मेदारी अब मेरी है ना। वो जिनका वोट मुझे नहीं मिला, वो हमेशा याद दिलाते रहेंगे कि तुम में कुछ कमी है, उस कमी को सुधारो। तुम में कुछ रह गया, उस रह गया जो है उसको लाओ। और यकीन मानिए, मैं दिल से महसूस करता हूं कि मुझे बहुत स्नेह मिला है। और आज भी आप मेरे साथ चलिए, गाड़ी से निकलते हैं तो लोग रास्ते में रोक कर कहते हैं, भैया आप जीते हुए हो। तो मैंने कहा, आप कह रहे हो मैं जीता हुआ हूं? मैं तो अभी भी अपने आप को जीता हुआ मानता हूं। तो एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, कैसे? मैंने कहा, आप चुनाव जीतने की बात कर रहे हो, मैं दिल जीतने की बात कर रहा हूं। जिन्होंने मुझे वोट नहीं भी दिया होगा, आज वो ये सोचते तो होंगे ये शायद इसको वोट देते तो जीत जाता। फासला लंबा नहीं था, फासला बहुत थोड़ा था। तो हमारा ये मानना है कि जिंदगी थोड़ी कठिन है और हमें और आपको और सबको इस समाज को ठीक करने में अपना योगदान देना है। जो पीड़ित है, हर जगह पीड़ा है, दर्द है, अगर आप उस पीड़ा और दर्द के सहभागी बन जाएं और बन सकें तो देश और समाज के लिए इससे अच्छा काम नहीं हो सकता। आप सहभागी बन जाइए, आप उनके दर्द को अपना दर्द समझेंगे तो उस दर्द का हल भी निकालेंगे, उनके लिए प्रयासरत भी रहेंगे, दौड़ेंगे, धूपेंगे, कोशिश करेंगे कि ये जो हमारे साथ के लोग हैं, ये हमारे ही तो भाई बहन हैं, ये किस तरह से हमारे लिए, हम इनके लिए एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। समाज उस दिन बहुत अच्छा हो जाएगा जिस दिन हर व्यक्ति दूसरे की व्यथा और पीड़ा को समझेगा और उसका हिस्सेदार बनने की कोशिश करेगा। क्या बात है। हमारी कोशिश यही है कि जो भी जिन्होंने वोट दिया या नहीं दिया, कानपुर की हर बाशिंदे, हर व्यक्ति के संघर्ष में मैं उसके साथ खड़ा दिखाई दूं,
उसकी पीड़ा को हरने का प्रयास करूं, और भले ही उनके सुख में शायद न खड़ा हो पाऊं, लेकिन अगर उन्हें कभी मेरी ज़रूरत है तो अगर वो मुड़ कर देखें तो मैं उनके पीछे खड़ा दिखाई दूं। ये मेरा संकल्प है। क्या बात है सर। और यकीन मानिए, जिन्होंने वोट नहीं दिया है, मैं अपने व्यवहार, अपने काम, अपनी कार्यशैली, अपने समर्पण, अपनी सेवा से अगली बार उन्हें अपने को वोट देने के लिए मजबूर कर दूंगा। ये मेरा आत्मबल है। मुझे यहाँ पे ना आपकी पार्टी के लीडर राहुल गांधी जी की बात याद आ गई कि मैं यहाँ वोट मांगने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ सबके दिलों में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ। देखिए, मोहब्बत की दुकान तभी खुलेगी ना जब आप उनके दर्द को अपना दर्द समझेंगे, जब वो आपको अपना साथी दिल से मानेंगे। आपस में लड़ने लड़ाने, कितना लंबा जीवन है, कब तक लड़ते रहोगे भैया, और किस लिए लड़ रहे हो? आपको जानकर ताज्जुब होगा, धर्म के लिए वो लोग लड़ते नजर आएंगे जिनको धर्म का कहरा भी नहीं मालूम। कोई धर्म क्या सिखाता है कि झगड़ा करो? कोई धर्म सिखाता है कि दूसरे को आप छोटा बताओ? कोई धर्म सिखाता है कि दूसरे की प्रॉपर्टी आप जबरदस्ती कब्जा कर लो? कोई धर्म सिखाता है आपको कि अगर पड़ोस में कोई भूखा है तो आपको भी घर में खाना हराम होना चाहिए? पड़ोसी का ख्याल हम नहीं रखेंगे, हम भी तो, वो भी ईश्वर का बंदा है और मैं भी ईश्वर का बंदा हूं जी। अगर वो भूखा सो रहा है तो मुझे भरपेट खान के सोने का अधिकार नहीं है। ये मैं मानता हूं, कोशिश करता हूं। कितना सफल हो पाऊंगा ये तो जनता बताएगी। और समस्याएं इतनी विकट हैं, आप हर एक की समस्या हल भी नहीं कर सकते। ऐसी ऐसी बातें आती हैं मेरे सामने, मैं उसका क्या जवाब दूं। परसों मुझे एक महिला मिली, बोले मुझे आपकी मदद की जरूरत है। हमने कहा बताइए। बोले मेरा बेटा मरा नहीं था और मेरे बेटे को मेरे बड़े बेटे ने जो है दफना दिया 1 महीने पहले, और उसमें मेरे रिश्तेदार भी शामिल थे। वो बेटा मेरा मरा नहीं है, मैं कब्र खुदवाना चाहती हूँ उस बेटे की। क्या हल है मेरे पास? मैंने कहा आप डीएम को एप्लीकेशन दीजिए, आप चाहिए तो मैं डीएम के पास आपकी व्यथा को लेकर चल सकता हूं। लेकिन ये कैसा अजीबोगरीब सवाल है जिसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। तो ऐसे ऐसी परिस्थितियां भी आती हैं, और हर आदमी अगर दूसरे के दर्द से द्रवित होने लग जाएगा ना, तो इस समाज में दर्द खत्म हो जाएगा। दर्द बांटने से घटता है। बांटने से घटता है। आप उसको ये लगे कि ये मेरे लिए सिंसियरली मेरे साथ हैं, तो उसको संबल मिलता है, भरोसा मिलता है। सर आज के नेता ये चीज़ लैक करते हैं। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। एक तो ये नेता शब्द हटना चाहिए, इसकी जगह का नाम होना चाहिए सामाजिक कार्यकर्ता। नेता कहने से लगता है 2-4 सिपाही चल रहे हैं, लाल बत्ती साथ में है, जहां जा रहे हैं बड़े रुआब से जा रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता आप कहेंगे तो हमेशा झुक के चलेगा, लोगों की सेवा करेगा, सेवा भाव से रहेगा। अपने अंदर वो जो खामखा का अहम पाल लेते हैं ना लोग, वो अहम नहीं रहेगा। पहले ही आपने डाले ना, समाज के लिए कार्य कर रहे हो, सामाजिक कार्यकर्ता। आई थिंक ये शब्द बहुत अच्छा है। आप नेता क्यों कहते हो? आप कहो सामाजिक कार्यकर्ता है। नेता माने लीडर। लीडर नहीं, वी नीड सोशल वर्कर्स। एंड इफ यू आर डूइंग वेरी गुड सोशल सर्विस, let the people decide that they are going to choose you as their representative or not. It is people's choice. यहाँ पे सर मैं एक चीज़ आपसे कहूँगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के इलेक्शन ऐसे हुए हैं कि इस बार हर आदमी खुश है। जनता तो ऐसे इस बार वोट डिवाइडेड हुए कि सब खुश है, कोई नाराज़ नहीं हुआ। इंटरनेट पे एक पोस्ट बहुत वायरल है कि बोलते हैं बीजेपी खुश, क्योंकि वो कह रहे हैं वो 400 पार तो भले ही नहीं आए, बट हाँ
मेजॉरिटी में आएंगे और उनको पावर मिल जाएगी एनडीए गठबंधन के साथ। एनडीए गठबंधन वाले खुश कि चलो इस बार हम किंग मेकर बनेंगे। इंडिया पार्टी में, इंडिया अलायंस में कांग्रेस पार्टी वाले खुश कि चलो 50 पे थे 100 तक आ गए, डबल हो गए। यूपी में 2 लड़के धुरंधर कमाल कर गए, राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी खुश। अखिलेश यादव जी सपा वाले खुश कि इस बार एक नेशनल लेवल पे उनको रिकग्निशन मिला, 30 से ज़्यादा सीटें मिली हैं, अब तो नेशनल लेवल पे समाजवादी अपना डंका दिखाएंगे। और सबसे ज़्यादा खुश तो कहते हैं ईवीएम हुई है कि भाई अब तक तो लोग मुझे बदनाम करते थे, इस बार मुझे कोई नहीं बदनाम कर रहा है। आपका क्या मानना है कि इस बार इलेक्शन रिजल्ट्स जो आए हैं कैसे रहे? देखिए, इलेक्शन रिजल्ट्स के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि जो सरकार है वो देश की जनता के भले के लिए काम करे। इलेक्शन क्यों हुआ था? कि नई सरकार आएगी और देश की जनता के लिए काम करेगी। हमारा ये मानना है कि इंडियन इकॉनमी इस समय इट्स इन अ बैड स्टेट, और गठबंधन की सरकार और सशक्त विपक्ष के साथ उम्मीद है कि जनता का भला हो, और जिस दिन जनता का भला होगा उस दिन सब खुश होंगे। अभी तक मैं नहीं मानता कि जनता का ज्यादा भला हुआ। तो मेरा विश्वास है कि भारतीय प्रजातंत्र तभी फल फूल पाएगा जब यहाँ के किसानों, यहाँ के गरीबों, यहाँ के हमारे जो दलित भाई हैं उनको उनका हक मिले, संविधान के हिसाब से सरकार चले और धींगा मुश्ती या अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी जो बीच में चल रही थी वो बंद हो। इस बार जैसे हमने बात करी अभी कि कांग्रेस पार्टी की पिछली बार 50 सीट्स थी, इस बार जस्ट डबल है, 100 तक टच कर गए। इसमें अगर मैं इंटरनेट की चीज़ें पढ़ूँ तो कहते हैं इस बार राहुल गांधी जी का बहुत मेजर रोल रहा है। उनकी जो इमेज ट्रोलिंग पहले होती थी, लोग हंसी मजाक करके उन्हें उड़ाते थे कि उनको पप्पू कह दिया गया, ऐसे बहुत ज़्यादा इंटरनेट में मेम्स बनते थे उनके। बट आज की डेट में उनकी डिजिटल मार्केटिंग प्रेजेंस बोलूं या ये उनका नेचर ही ऐसा है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो उन्होंने करी, इसकी वजह से कैंपेनिंग में बहुत फर्क आया है। देखिए, विदेश की अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, उनको बदनाम करने की एक साजिश रची गई थी। उस पर आपने सुना भी होगा कि कितने करोड़ रुपए सिर्फ उनकी छवि खराब करने के लिए खर्च किए गए। तो राहुल जी जब 4000 किलोमीटर पैदल चलकर कन्याकुमारी से कश्मीर तक, उस जाड़े में मैंने देखा है जब लोग स्वेटर, शॉल, सर पे टोपी लगाकर चल रहे थे, वो एक टी शर्ट और पैंट में चल रहे थे, कॉमन मैन को समझने के लिए। उनका कहना था मैं इसलिए कपड़े नहीं पहनूंगा क्योंकि बहुत लोगों के पास कपड़े नहीं हैं। याद करिए, गांधी जी का भी यही था। गांधी जी तो सिर्फ एक धोती पहने होते थे और वही ओढ़कर चलते थे। तो उन्होंने अपने आप को आम जनता से जोड़ा। और आप देखिए, उनका कोई भी वक्तव्य या कोई भी वाक्य, कोई भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं होता जो समाज को तोड़ने का काम करे। उनके कोई भी स्टेटमेंट में ऐसी बात नहीं होती कि यहां पर भारतवर्ष में उसकी वजह से कोई ग्रह कलह हो। उनका कोई स्टेटमेंट ऐसा नहीं होता जो गरीब, आदिवासी, दलित भाई या हमारे कोई भी गरीब गुरबे जो भी हैं, कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं होता जिससे उनके अंदर कोई दुर्भाव आए। जो भी बात करते हैं लोगों को जोड़ने की करते हैं। और उनका नारा भी तो है, मैं तो भारतवर्ष में मोहब्बत की दुकान खोलने निकला हूं। इवन उसके बाद उन्होंने जो अपनी यात्रा शुरू की, फिर उधर असम से लेकर गुजरात तक, तो उन्होंने पूरे भारत को खुद चलकर देखा है कि क्या है हमारा भारत। और जो भारत को देख लेगा और उसे समझ लेगा, वो ऐसा कोई काम नहीं करेगा
जिससे देश में किसी बात को लेकर कोई विवाद हो। बिकॉज बहुत से पॉलिटिकल स्पीकर्स हैं जो ये बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद जब उन्होंने ट्रैवलिंग स्टार्ट करी राहुल गांधी जी ने, एक उनके इमेज के साथ एक मैच्योरिटी लेवल में भी फर्क आया है। उनकी ट्रैवलिंग ने उनकी ट्रोलिंग बंद करा दी। ट्रोलिंग तो सर बंद हुई, उनकी ट्रैवलिंग ने इतना उन्होंने जब चले तो उनकी ट्रोलिंग अपने आप खत्म हो गई। ट्रोलिंग अपने आप खत्म हो गई, वो तो है। बट मेरा ये कहना था यहाँ पे कि जो पॉलिटिकल स्पीकर्स हैं, नॉट रिलेटेड टू पॉलिटिकल पार्टीज, जो मतलब प्रवक्ता जो होते हैं, जो पॉलिटिकल सजेशंस देते हैं मीडिया में ऐसे, तो उनका भी ये मानना था कि जब आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, राहुल गांधी जी के लिए उन्होंने यही बोला था कि जब उन्होंने ट्रैवलिंग स्टार्ट करी तो उन्होंने देश को बहुत बारीकी से समझा, जा जाके लोगों से मिले, देश का दर्द समझा और कहीं ना कहीं वो उनके अब स्पीचेस में जहां भी वो स्पीच देते हैं वो चीज सामने भी आती है, रिफ्लेक्ट करती है। ऑल्सो इसकी वजह से जो ट्रोल पहले होता था अब उनके मेम्स भी नहीं बन पाते, क्योंकि रिसेंटली अब क्या हुआ था मैं आपसे बताऊं, क्योंकि इंटरनेट पे ऐसे सेंसेशन आती है, बिकॉज अब तो डिजिटल मीडिया की वजह से ना बिल्कुल अब आर पार हो जाती है चीज। पहले जो होता था कि आप कंट्रोल कर लेते थे मीडिया को, बट अब नहीं कर सकते। तो अभी जैसे बीच में अडानी अंबानी वाला एक स्टेटमेंट आया था, प्रधानमंत्री जी ने बोला, तो राहुल गांधी जी का बैकफायर इतना फास्ट आया कि वो मीडिया ने वो चीज ना फिर कवर ही नहीं करी। मतलब वो ट्रोल होने के वजह उन्होंने फटाफट उसको पकड़ के फायर बैक किया कि अभी तक प्रधानमंत्री जी ने इतने सालों में अडानी अंबानी का नाम नहीं लिया, आज मैंने उनके मुंह से अडानी अंबानी भी निकलवा लिया। और एक चीज उन्होंने कही कि अगर आप मानते हो कि काला धन है तो फिर ईडी सीबीआई की जांच उनके ऊपर क्यों नहीं कराते हो। लॉजिकली करेक्ट, लॉजिकली तो करेक्ट है। तो ये बड़े ऊंचे स्तर की बात है, उस पर बस यही कह सकता हूं कि देश का कानून हर व्यक्ति के लिए समान होना चाहिए। मैंने बात यहाँ पे इसलिए रखी कि बिकॉज आई वाज कंपेयरिंग ये चीज कि जो चीज उनका ट्रोल पहले होता था नहीं, अब नहीं होता। आज विपक्ष ट्रोल उनको कर नहीं पा रहा है। मैंने कहा ना, उनकी ट्रैवलिंग जो थी, उन्होंने यात्रा करी, वो ट्रैवलिंग ने जो है उनकी ट्रोलिंग बंद करा दी। तो मैंने बात आपसे इसलिए रखी थी, शायद कोई व्यूअर देख रहा हो कि ट्रैवलिंग करने से आपका माइंड जो है अलग अलग लोगों से मिलने में मैच्योर होता है, लोगों के एक्सपीरियंस से आप सीखते हो। कहीं ना कहीं मेरे इस इंटरव्यूइंग जर्नी में मैं अलग अलग लोगों से जैसे जैसे मिलता जा रहा हूँ, उनके एक्सपीरियंस से सीखता जा रहा हूँ, तो वो मुझे फ़र्क समझ में आता है कि आज से जब मैं कुछ महीने पहले आपसे मिला था तो मेरा शायद बात करने का स्टाइल अलग था, मैच्योरिटी लेवल अलग था। आज के टाइम पे थोड़ा सा स्लाइट परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। तो मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन और आपको ये प्रैक्टिकल एक एक्सपीरियंस देता है, प्रैक्टिकल नॉलेज देता है आगे बढ़ने के, इम्प्रूव करने में। इसीलिए मैंने आपसे बात छेड़ी थी कि लोगों को लोगों से बात करनी चाहिए, मिलना चाहिए, समाज में निकलना चाहिए, अपने आप को कैद नहीं करना चाहिए। एंड वन थिंग आई लाइक अबाउट राहुल गांधी इज दैट हाउ ही हैज हैंडल्ड द प्रेशर। एब्सोल्युटली ही जो प्रेशर डाल रहे थे लोग, वो खुद प्रेशर में आ गए उनके हैंडलिंग से। आई एम वेरी मच इंस्पायर्ड विद हिम, बाय बिकॉज नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे अगर आपको ट्रोल किया जाए, हम आज के डेट में हमारा फ्रेंड भी अगर हमें बुली कर देगा ना, तो हम शायद घर में अपने माँ बाप को नहीं बता पाएंगे और सफ़र करेंगे, अंदर ही अंदर परेशान होंगे और हेट बढ़ेगी। बट एक इंसान जिसको इंटरनेशनल लेवल पे और ऐसा उसको ट्रोल किया जा रहा है, ट्रोल भी नहीं मतलब उनका तो इमेज ही ख़त्म कर दी, बट ही हैंडल्ड इट वेरी वेल। नहीं, देखिए जिस तरह से उनका मजाक उड़ाया गया, जिस तरह से उन्हें जिस भाषा का प्रयोग किया गया, जिस तरह से मीम्स और ट्रोल्स बने, बहुत आसान नहीं था रिबाउंड करना बहुत कठिन था। आप याद करिए जिस तरह से उनकी जो है चीज़ें डिस्टॉर्ट करके मीडिया में आ रही थी और लोग उस पर यकीन, और रियल का अब आने लग गया है। अच्छा, और लोग यकीन कर रहे थे। उसके बाद उस जगह से यहाँ तक पहुँचना, जब मेरे यहाँ पब्लिक मीटिंग में आए थे, जिस तरह से शोर पब्लिक मचा रही थी, राहुल राहुल राहुल, देखने वाला था, वो यूफोरिया देखने वाला था। वो लोगों का मतलब ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल
एक यूफोरिया, बिल्कुल मैडनेस थी, और देख के अच्छा लगा क्योंकि मैं उसी पार्टी में हूँ। दैट इज़ वेरी प्रेजवर्दी सर, इसीलिए मैंने टॉपिक रखा है। मतलब इट्स नॉट कि कांग्रेस सपोर्टिव बात हो रही है या बीजेपी नहीं, नहीं, सपोर्टिव नहीं। बात हो रही है, जो जिस लायक है, काबिलियत की चीज़ है, जो चीज़ प्रेजवर्दी है, इसीलिए मैंने आपसे बात रखी यहाँ पे, ओपनली बोली है। नहीं नहीं, ठीक है, एंड ही इज द फ्यूचर लीडर ऑफ इंडिया। और Opposition के अब तो leader भी accept हो गए। लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन गए हैं, और ऑपोजिशन जो होता है वो गवर्नमेंट इन वेटिंग कहलाता है। देखिए आगे क्या होता है। आज जैसे लोकसभा के स्पीकर भी इलेक्ट हो गए हैं, ओम बिरला जी को सिलेक्ट कर लिया गया है, तो न्यूज़ में मैंने देखा कि ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी जी और नरेंद्र मोदी जी दोनों ने उनका स्वागत किया, उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया एंड स्टेज तक उनको अकम्पनी किया। वो ये परिपाटी है, ये ट्रेडिशन है कि जो स्पीकर होता है, स्पीकर का रोल कहा जाता है बड़ा मध्यस्थ का होता है, और नॉन पार्टिजन कहलाता है। कोई पक्ष या विपक्ष नहीं होता उसके लिए। हाउस में जो भी चलाना है तो स्पीकर महोदय हाउस को बगैर किसी के साथ भेदभाव किए चलाते हैं। तो उनको उनकी कुर्सी तक पहुंचाने का ये ट्रेडिशन है कि लीडर ऑफ द हाउस एंड लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बोथ एकम्पनी द स्पीकर, और उनको वहां पर उनके आसन पर बैठाने का काम करते हैं। क्योंकि मुझे आपकी पहली स्टार्टिंग की लाइन याद आ गई शो में, जब हमने स्टार्ट किया था कि जंग मत बनाओ, इसको एक खेल बनाओ। भारत के भविष्य के लिए आप काम कर रहे हो, तो खेल खेल में मौज जंग मस्ती में हमेशा करते नेगेटिव रहो। होती है, जंग कभी पॉजिटिव होती है, खेल तो वो मुझे positive पॉजिटिव नोट आज देखने को मिला, तो वही मैंने रखा कि वो सीन बहुत अच्छा लगा मुझे आज। ये ट्रेडिशन है, और ये हर जगह होता है और हर बार होता है। तो ये हमने बात कर ली राहुल गांधी जी के ऊपर, ट्रोलिंग के ऊपर बात करी। अब हम थोड़ा सा सर ये पूछना चाहेंगे कि ये जो 400 प्लस का नारा लग रहा था, 400 पार 400 पार, अब की बार 400 पार, ये क्या था? ये एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी, और ये उनका स्लोगन बैकफायर कर गया। वो 400 पार करके इस तरह दिखाना चाहते थे कि बहुत कॉन्फिडेंस है, अब तो बिल्कुल अब की बार बस इससे ज़्यादा तो सीटें आ ही नहीं सकती, और अब की मैक्सिमम सीटें आने जा रही हैं। ये एक माहौल, एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की, बट वो नैरेटिव हैज़ फेल्ड, दैट नैरेटिव हैज़ फेल्ड वेरी बैडली, एंड दैट हैज़ बैकफायर्ड। बल्कि मुझे याद है, मैंने प्रधानमंत्री जी का एक इंटरव्यू देखा चुनाव के दौरान, जिसमें उन्होंने कहा मैंने तो कभी कहा ही नहीं 400 पार। बोले मैंने तो कभी नहीं कहा। अब वो इंटरव्यूअर आपकी तरह होता तो दिखा देता कि आप कहा था। सर नेट पे है ऑलरेडी, सबने वही सुना। वही वही लेकिन उन्होंने उस इंटरव्यू में यही कहा। सुन के अचरज हुआ, ठीक है। मैं इसको फाइनेंशियली रिलेट करूं, बिकॉज आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट, 4 तारीख को इलेक्शन के रिजल्ट्स आए, 5 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, इंडिया गठबंधन नहीं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई राहुल गांधी जी ने, एंड ही ओपनली चैलेंज्ड, और उन्होंने कहा एक पार्लियामेंट्री कमेटी बैठाई है जो स्टॉक मार्केट में स्कैम हुआ है। बिकॉज देखिए देश का, ऐसा है, सबको मालूम था 400 पार नहीं है। सर एक मेरे को कंप्लीट करने दीजिए, जो आप बिकॉज कहना चाहते हैं मैं उसी को हाँ, पकड़ रहा हूं। मैं बस कंप्लीट कर दूं क्वेश्चन। क्योंकि देश का 31 लाख करोड़ रुपया वाइप आउट हुआ है 4 तारीख को, क्योंकि कहीं ना कहीं सबके मन में होप था कि 4 तारीख को सरकार बीजेपी की बनेगी, और ये स्टेटमेंट्स हैं होम मिनिस्टर जी के और इवन प्रधानमंत्री जी के भी स्टेटमेंट्स थे कि आप लोग स्टॉक मार्केट को देखेंगे, पार सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। लोग तो एक इंटरनेट पे आता है कि ऐसा रिकॉर्ड तोड़ेगी कि धरती के पार चला जाएगा क्या ग्राफ। 31 लाख करोड़ रुपए देश का डूबा उस दिन। वो न्यूज़ 5 तारीख के बाद से उस पर कोई एक्शन ऐसा आ नहीं रहा, या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये मैं आपसे पूछना चाहूंगा। देखिए ये बड़ा स्ट्रांग ऑपोजिशन है, और राहुल जी का सीधा सीधा आरोप है कि स्टॉक मार्केट को गाइड किया गया।
भाई जब प्रधानमंत्री जी खड़े होकर कहें कि 400 पार हो रही है, बिल्कुल मेरी सरकार आ रही है, एग्जिट पोल से दिखवा दिया गया, जो एग्जिट पोल बाद में फर्जी साबित हुए, लोगों ने समझा बस आ रही है और स्टॉक मार्केट में तेजी हुई, लोगों ने शेयर खरीदना शुरू कर दिया, वो तेजी हुई, और जब रिजल्ट आया तो स्टॉक मार्केट धड़ाम हो गया। तो इसमें कहीं ना कहीं तो राहुल जी के हिसाब से खेल हुआ है, और ये उतने हाई लेवल की बात है कि मेरा यहाँ पर इस लेवल पर उसमें कुछ कह पाना ज़्यादा संभव इसलिए नहीं है क्योंकि मैं उसकी बारीकियों को इतना नहीं जानता। लेकिन राहुल जी ने सीधा सीधा आरोप लगाया है, और दिखता है कि एकदम से गाइड किया गया कि स्टॉक मार्केट ऊपर चला गया, उसके बाद एकदम से क्रैश कर गया, तो कहीं ना कहीं कुछ खेल हुआ। सर बिकॉज बहुत सारे रिटेलर्स का पैसा डूबा है, और इट्स नॉट ओनली टू द पंपिंग एंड डंपिंग ऑफ स्टॉक्स। यहाँ पे बहुत लोगों ने उम्मीद से शायद पैसा लगाया होगा कि पैसा डबल हो जाएगा या कुछ अर्निंग हो जाएगी, तो कोई अपनी बहन की शादी करा देगा, कोई अपने बच्चे के स्कूल की फीस भर देगा, कोई शायद अपने बच्चे के लिए एक्स्ट्रा कपड़े ले आएगा, कुछ ले आएगा। तो लोगों के सपने भी टूटे होंगे, बिकॉज आई हैव सीन पीपल, जब हम डिस्कस करते हैं चीज़ें फाइनेंशियल मार्केट्स को, तो बहुत से लोग सुसाइड भी करते हैं। फाइनेंशियल जब उनका लॉस होता है, लोग हक्के बक्के रह जाते जो हैं। ये एलिगेशंस लगे हैं उसकी जांच होनी चाहिए, और अगर जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जिसकी की मांग की है राहुल जी ने, हम भी उसका समर्थन करते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा। जो अगर कोई निर्दोष है तो निर्दोष साबित होगा, दोषी होगा तो दोषी साबित होगा। बट सर आपको क्या लगता है कि क्या इस पे एक्शन होगा? बिकॉज अभी जैसे हम अगर दिल्ली का ही केस ले लें, स्ट्रांग ऑपोजिशन है, बहुत सी चीजें जो पहले होती रही हैं अब नहीं हो पाएंगी। बिकॉज सर मेरा यहाँ पे ये पूछना है, क्योंकि अभी हम दिल्ली का ही केस ले लें, दिल्ली में अभी क्या हो रहा है, लोअर कोर्ट से अरविंद केजरीवाल जी को जमानत मिली, नेक्स्ट डे ईडी ने चैलेंज कर दिया हाई कोर्ट में, फ्राइडे सैटरडे संडे डिले हुआ, उनकी जमानत कैंसिल हो गई। ईडी ये कहता है कि हमारे डॉक्यूमेंट्स को इन्वेस्टिगेट नहीं किया, लोअर कोर्ट ने जमानत गलत दी है, हाई कोर्ट ने स्टे लगाया, हाई कोर्ट ने अभी खारिज करा, अब वो कह रहे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। अब वो जब जैसी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे उससे पहले उन पे सीबीआई का अरेस्ट वारंट इश्यू हो चुका है। तो आपको क्या लगता है कि अगर ऐसे जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं जो देश को कंट्रोल मतलब कर रही हैं, और इफ देयर इज अ इनपुट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इट, इफ, तो क्या जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी अगर बैठेगी भी तो क्या वो निष्पक्ष जांच करेगी? इसलिए करेगी क्योंकि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में ऑपोजिशन के भी मेंबर्स होते हैं, जिसके जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, ये होता है जेपीसी में। तो ऑपोजिशन के भी मेंबर्स होंगे ना, इसीलिए तो जेपीसी की मांग, तो वो तो दूध का दूध पानी का पानी कर ही देगी। ये कोई ऐसा नहीं है, वन साइडेड कमेटी नहीं है। इट हैज टू इंक्लूड जैसे जैसे जिसका जिसका जितने वहां पर लोकसभा में एमपी होंगे उसके हिसाब से उसका रिप्रेजेंटेशन उस जेपीसी में होगा, तो आप छुपा नहीं पाओगे, आप बिल्कुल नहीं छुपाओगे। तो जेपीसी होनी चाहिए बिल्कुल। और जहां तक देखिए ये इंडियन जुडिशियल सिस्टम है कि लोअर कोर्ट अगर कोई चीज कहती है और हाई कोर्ट उसके ऊपर, हाई कोर्ट चूंकि लोअर कोर्ट से ऊपर है तो वो अपना फैसला दे सकता है और उसका फैसला माने, और हाई कोर्ट से ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, तो वो अपने फैसले अब उस जुडिशियल सिस्टम पे या जुडिशियल प्रोसेस पे हम लोग नहीं कर सकते कुछ, वो तो होना पड़ेगा। लेकिन दाल में कुछ काला नजर आता है सर, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने शायद ये बात करी थी आपसे, बिकॉज चंडीगढ़ इलेक्शन में भी जो वो तो सुप्रीम गलत कोर्ट हुआ, बहुत गलत हुआ, लेकिन वो न्यूज़ दबाई गई। ऐसे ही मुझे लगता है कि ये 5 तारीख को आया न्यूज़ कि हाँ जेपीसी बैठाइए, बट उसके बाद इस बात पे कोई डिस्कस ही नहीं कर रहा है। नहीं करेंगे। आप ये मत समझिए, पार्लियामेंट है, अब पार्लियामेंट अभी तो स्पीकर बना है, पार्लियामेंट चलेगी, पार्लियामेंट में डिस्कशंस होंगे। ठीक है, तो आई होप कि Of जो course we देश should का hope for the best. 31 लाख करोड़ रुपए देश से गया है, वो किसका कहाँ नुकसान हुआ है कोई भरपाई तो नहीं कर पाएगा। जैसे मैंने आपको कहा कि जान की कोई कीमत ही नहीं है सर। तो ये तो बात हमने करी स्कैम की, लेकिन मेजर मुद्दा एक और चल रहा है अभी। 4 जून को से स्टॉक मार्केट का स्कैम नहीं हुआ या हुआ ये तो बाद में पता चलेगा, बट एक स्कैंडल जरूर हुआ है नीट परीक्षा का। देश के बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ सर, 4 जून को तो सब खुशियां मना रहे थे, सरकार आ रही है, या लोग हंस रहे थे कि देखो कि इस बार नीतीश बाबू सरकार किंग मेकर बनेंगे ये वो,
बट सरकार बनने के बाद, सब चीज़ें होने के बाद, जो इस समय न्यूज़ में हमें देखने को मिल रहा है स्कैंडल, स्कैम के बाद, देखिए, देश और प्रदेश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से जो भी इम्तहान होता है पेपर लीक हो जाता है। चाहे पुलिस भर्ती का रहा हो, चाहे यूजीसी का रहा हो, चाहे नीट रहा हो। अरे नीट, मैं आपको बताऊं, मैंने भी एक बार सीपीएमटी का इम्तहान दिया था। मैं बहुत पहले की बात बता रहा हूँ। उसका दर्द मैं समझ सकता हूँ, उससे मैं रिलेट कर सकता हूँ। कितने बच्चे, देखिए, माँ बाप भी डॉक्टर, माँ बाप भी चाहते हैं बच्चा डॉक्टर बने। माँ बाप की पूरी उम्मीद उस डॉक्टर पर, बच्चे पर होती है। मैं आपको बताऊं, मैंने सीपीएमटी का इंटर के बाद इम्तहान दिया था। मैं टाइफॉइड में था और उस समय टाइफॉइड में दूध और चाय के अलावा कुछ मिलता नहीं था। तो मैं इतना वीक हो गया था कि मेरे फादर मुझे सहारा दे के मुझे सेंटर तक, टेबल तक पहुंचा पाए थे। मुझे आज भी याद है, उस समय माइनस मार्किंग होती थी। अब क्या होता है मुझे मालूम नहीं। हर 3 सही पर, हर 3 गलत पर 1 माइनस मार्किंग हो जाती थी। तो मुझे 92% मुझे याद है ज़ूलॉजी में मिले थे, 79% मेरे बॉटनी में थे, 76% केमिस्ट्री में थे और फिजिक्स में मेरे मात्र 40% रह गए थे। उस समय के ये मार्क्स अगर हमारे 70s में फिजिक्स में भी आ जाते तो शायद मैं टॉप 10 में होता। मैं चूंकि पिताजी की अकेली संतान था, मेरे कोई भाई बहन नहीं था, तो पिताजी की बड़ी इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बन जाऊं और मैंने उसके लिए पूरा प्रयास भी किया, पूरी ताकत लगाई। लेकिन ईश्वर को जैसे मंजूर नहीं था तो मेरा 1/3 मार्क्स से सिलेक्शन रुक गया। अफसोस वैसा ही हुआ, उस समय भी बहुत हुआ था। तो शायद मेरी नियति में, मेरी डेस्टिनी में डॉक्टर बनना नहीं लिखा था। मेरी डेस्टिनी में स्कूल चलाना लिखा था, तो मैं डॉक्टर कैसे बन जाता। उसके बाद मैंने 2 परीक्षाएं दी हैं जीवन में और दोनों में असफल रहा हूं। फिर मेरे फादर ने कहा आईएएस ऑफिसर। तो चूंकि मुझे ये लगता था कि मैं अकेली संतान हूं, तो पिताजी को कभी ये ना लगे, तो वो जो चाहते थे मैं करने की कोशिश करता था। मैंने आईएएस में प्रीलिम क्वालिफाई किया, मेन क्वालिफाई किया, मैं इंटरव्यू तक पहुंचा। लेकिन शायद नियत में आईएएस ऑफिसर बनना नहीं लिखा था, तो नहीं बन पाया। स्कूल चलाना नियत में लिखा था, तो स्कूल चला रहा हूं। पलट कर देखता हूं तो मेरी मर्जी नहीं थी, वो ईश्वर की मर्जी। मुझे वही आपकी कोट याद आ रहा था, जो नहीं हुआ वो अच्छा, वो जो हुआ वो अच्छा, जो नहीं हुआ वो उससे भी ज्यादा अच्छा, क्योंकि वो मेरी मर्जी नहीं, वो ईश्वर की मर्जी थी। तो डॉक्टर बनना शायद मेरी नियत में नहीं था, तो नहीं बन पाया। आईएएस ऑफिसर बनना नहीं नियति में था, नहीं भाग्य में था, तो नहीं बन पाया। बना क्या, स्कूल चलाना लिखा था। शायद ईश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं बनाना पसंद करूंगा, लेकिन तुम्हारे माध्यम से, तुम्हारे हाथों से डॉक्टर बनवाना पसंद करूंगा, आईएएस ऑफिसर बनवाना पसंद करूंगा। आपको जान के ताज्जुब होगा कितने ही बच्चे हमारे यहाँ के मेडिकल में सेलेक्ट हुए। एक बच्चा तो अग्रवाल, मुझे पहला नाम उसका नहीं याद आ रहा इस समय, उसकी एम्स में 25वीं रैंक थी, जो कि माने रखती है। ये 7-8 साल पहले की। और जितने भी बच्चे मेरे यहाँ डॉक्टर बन के जाते हैं, वो जब मिलते हैं तो मैं उन्हें बधाई तो देता हूँ, शाबाशी देता हूँ और कहता हूँ तुम वो हो जो मैं बन नहीं पाया। लेकिन फिर वही कहता हूं, ईश्वर ने अजीब खेल हैं नियति के और डेस्टिनी के, कि जो मैं खुद नहीं बन पाया वो मैं स्कूल के माध्यम से दूसरों को बना। तो ये बड़ा अजीबोगरीब है। यहाँ पे मैं एक बात आपसे कहूंगा, आपके एक बैच 2021 बैच में एक लड़का है आर्यन त्रिपाठी, उसने हमारा जो पॉडकास्ट, हमने इंटरव्यू आपका पिछली बार किया था, पॉडकास्ट किया था, उसमें उसका कमेंट आया था। मतलब मैंने बताया ना, मिलियंस तक वो व्यूज गए। तो मेरा ये मानना है कि मैं कमेंट सेक्शन जरूर पढ़ता हूँ। जी। तो
तो वहां मुझे नजर पड़ी इस कमेंट पे, उसने लिखा कि आलोक सर बहुत ही जेन्युइन पर्सन है। वाई? बिकॉज मैं क्लास 4th से क्लास 12th तक फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा हूं डीपीएस में, क्योंकि जब उनको मैंने अपनी फाइनेंशियल क्राइसिस, फाइनेंशियल इश्यूज पता चले उनको मेरे बारे, मेरे घर के, तो आप ये समझो सालाना फीस कुछ लाख रुपए होगी। तो 8 साल मतलब उन्होंने मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा है। देखिए हमारे यहाँ एक तो वो उसने अपना बैच का ना हैशटैग भी डाला है, डीपीएस आजाद नगर 2021। तो मैं बहुत टच हुआ था वहां पे, और मतलब इतने लोगों के कमेंट से, बट मेरी नजर पड़ गई शायद पे, पता नहीं क्यों आज शायद उसके बारे में डिस्कस होना था और आपने बात छेड़ी अपने स्कूल के बच्चों का ना, तो मैंने आपसे बात छेड़ी है ये। देखिए इस सब बातों से थोड़ा भावुक जरूर हो जाता हूं मैं। हमारे यहाँ एक एजुकेशनल इंश्योरेंस का सिस्टम है। अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है और उसके पढ़ने के दौरान उसके फादर की डेथ या किसी कमाने वाले मेंबर की हमारे यहाँ डेथ हो जाती है, तो हम उसको 12th तक फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। क्यों? आज पिता जिंदा है तो फीस अफोर्ड कर पा रहा है, आज पिता अगर नहीं रहे तो बच्चा पढ़ने से वंचित रह जाए, तो ये ठीक बात नहीं है। तो ये हमारा एक तरीके का एजुकेशनल इंश्योरेंस है। हो सकता है शायद वो भी इसी श्रेणी में आया हो, या हो सकता है कुछ जेन्युइन फाइनेंशियल प्रॉब्लम रही हो। और देखिए हर एक की तो मदद नहीं कर सकते, इतना बड़ा फिर काम कैसे चलेगा? अगर मैं सबको यही मदद कर दूं कि सबकी फीस माफ कर दूं, तो टीचर्स की सैलरी कैसे जाएगी? हमारे यहाँ पीजीटी की सैलरी एक व्यक्ति की तो 90-95 हजार से ऊपर है, तो कैसे जाए दे पाएंगे सैलरी ये? तो कोशिश करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, रोज प्रार्थना करता हूं कि हे भगवान इतनी ताकत दो कि किसी गरीब की मैं मदद कर पाऊं, किसी दुखी और वंचित का मैं सहारा बन सकूं। कोशिश करता हूं, कोशिश। ईश्वर जाने मैं सफल हूं कि नहीं जाऊं। सर अब कमेंट सेक्शन की बात चल रही है, तो लास्ट एपिसोड को बहुत लोगों ने पसंद किया, जैसा कि मैंने आपको भी बताया। उसमें बहुत से कमेंट्स थे, पॉजिटिव तो बहुत थे, बट थोड़े से नेगेटिव कमेंट्स भी हैं, मैं उन पर थोड़ी बात करना चाहूंगा। और वो शायद सवाल हैं कुछ लोगों के आपसे। तो जैसा हमने बोला भी था कि ये आपके साथ हमारा पहला पॉडकास्ट नहीं था। पिछली बार जब हमने कहा था कि कोई सवाल हो तो आप जरूर पूछिएगा, नेक्स्ट टाइम जब आलोक जी आएंगे तो उनसे पूछेंगे। तो लोगों ने सवाल पूछे, मतलब मैं हैरान है तो कि लोगों के पास टाइम होता है लिखने का, एक्चुअली लोग देखते हैं। तो एक सवाल लोग का ये था, जैसे आपने हिंदू खतरे में बात करी, तो लोगों ने एक सवाल ये पूछा है कि आपने ये तो कहा कि सरकार का प्रोपेगेंडा है हिंदू खतरे में बता के वोट खींचने का 70% आबादी का। तो लोगों ने सवाल ये पूछा है कि जो कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के ऊपर बीती, तब ये सरकारें कहां थी? कांग्रेस सरकार तब कहां थी, जो आज भाजपा को हम ब्लेम कर रहे हैं? क्या आज रुक गया? अगर किसी के साथ अन्याय हो गया तो क्या दूसरे के साथ अन्याय होना जरूरी है तभी उस अन्याय का बदला ले पाएंगे? न्याय दिलाना है। न्याय ये नहीं कहता, न्याय कहता जिसके साथ अन्याय हुआ है उसको न्याय दो। न्याय ये कभी नहीं कहता कि अगर किसी के द्वारा अन्याय किया गया है तो उस पूरी कम्युनिटी को अन्याय की आग में झोंक दो। मैंने कभी नहीं कहा था हिंदू खतरे में है, ये कहा था कि ये एक खामखा का प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है। नहीं सर, आपने वो मैंने बोला था आपसे कि सरकार तो ये कहती है, प्रेजेंट सरकार, सेंट्रल बीजेपी सरकार, की हिंदू खतरे में है, और आपने कहा था कि ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। हिंदू खतरे में नहीं है। हाँ। मैं फिर कहता हूं, आज आपसे कहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी हिंदू, हमारी राष्ट्रपति महोदया हिंदू, हमारे होम मिनिस्टर हिंदू, हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हिंदू, हमारे डीएम यहाँ के हिंदू, आईजी यहाँ के हिंदू, कोतवाल हिंदू, फिर भी हिंदू खतरे में है। तो लोग का सवाल यहाँ पे काउंटर यही है कि ठीक है आपने जो बात करी अच्छी करी, तो लोग कह रहे हैं कि तब कहां थी कांग्रेस सरकार जब वहां पे कश्मीरी पंडितों के साथ गलत हो रहा था? अफगानिस्तान से जो अदर माइनॉरिटीज के लोग आए यहाँ पे, सरकार उन्हें बीजेपी सरकार की पहल से बचा के लाई, तो उनका ये कहना था कि हम उनको वोट क्यों ना करें दोबारा। नहीं, हम उनको, आप बिल्कुल वोट करिए, बिल्कुल वोट करिए, जो आपका जमीर कहे वहां पर वोट करिए। मैं तो वोट लेने के लिए अनुनय विनय कर सकता हूं, कन्विंस कर सकता हूं, किसी को मजबूर थोड़ी कर सकता हूं। मैंने कहा ना, उसके बाद कहां से, क्या इन्होंने कहा था 10 साल हो गए,
इन्होंने कहा था मैं कश्मीरी पंडित वापस बसा दूंगा, क्या बसाया एक भी? क्या उनकी त्रासदियात खत्म हुई? क्या उनके साथ उनको उनका जो छीनी हुई प्रॉपर्टी उनको वापस मिल गई? आज भी हालात वही है। क्या आतंकवाद खत्म हो गया? आतंकवाद ही तो था जिसके कारण कश्मीरी पंडितों के साथ अन्याय हुआ। तुम उस अन्याय की भरपाई नहीं हो सकती। जिनके साथ अन्याय हुआ है उनके साथ न्याय मिलना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि चंद लोगों ने किसी कम्युनिटी के अगर अन्याय किया है तो उस पूरी कम्युनिटी से हम बदला लेंगे। ये कहाँ का? ये ना तो हमारी गीता कहती है, ना हमारा धर्म ग्रंथ रामायण कहता है, कुछ ना बाइबल कहती है, ना कुरान। कौन सा धर्म ग्रंथ? आपका गुरु ग्रंथ साहिब क्या ये कहता है? नहीं। फिर वही धर्म ग्रंथ ये नहीं कहता। वही बात मैं भी कह रहा हूं। मैं कहा गलत? अन्याय नहीं होना चाहिए। जो अन्याय कर रहे हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जो अन्याय कर रहे हैं उनकी वजह से पूरी कम्युनिटी के साथ अन्याय हो, ये कहां का? ये वाजिब है तो आप बता दीजिए। मैं तो इसे गैर वाजिब, ना वाजिब बिल्कुल मानता। सर एक कमेंट ऐसा भी था, वो मतलब मैंने जब पढ़ा मुझे थोड़ी सी हंसी आई थी, फिर मैंने कहा ये आपसे मैं पर्सनली पूछूंगा और मौका है आज पॉडकास्ट से पूछ लेते हैं। एक व्यक्ति ने लिखा है कि आलोक सर इंसान तो बहुत अच्छे हैं, बहुत लोगों की मदद करते हैं और समाज के लिए बहुत काम करते हैं, बट इन्होंने पार्टी गलत चुन ली है, ये गलत पार्टी में। देखिए, मैंने कहा मैं जिस शख्स का नाम लेने जा रहा हूं, ये मत समझिएगा कि मैं अपना कंपैरिजन कहीं उस शख्स से कर रहा हूं। कुछ लोग मिल जाते हैं, बहुत चुनिंदा लोग, जो मुझसे कहते हैं भैया आप आदमी अच्छे हो, पार्टी गलत है। तो मैं उनसे ये कहता हूं कि याद करिए अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके लिए भी कभी कहा जाता था आप आदमी अच्छे हो, पार्टी गलत है। ये तो लोग कहने के लिए कह देते हैं, लेकिन आप ये बताइए, पार्टी सही हो और इंसान गलत हो तो क्या अच्छी बात है? ठीक है, सोने पे सुहागा, पार्टी सही हो, आदमी भी सही हो, लेकिन अगर व्यक्ति सही होगा और पार्टी गलत दिशा में जा रही होगी तो पार्टी को सही रास्ते पे ले आएगा। लेकिन अगर व्यक्ति गलत होगा और पार्टी सही होगी तो व्यक्ति अगर उसमें सब गलत ही हो जाएंगे तो पार्टी गलत हो जाएगी। सबसे बेहतरीन बात होनी चाहिए कि इंसान अच्छा होना चाहिए। इंसान अच्छा होगा तो जो कार्य करेगा वो अच्छे के लिए करेगा। जिन शख्स ने भी ये कमेंट किया, तो मेरी उनसे गुजारिश है, विनती है कि अगर वह व्यक्ति अच्छा हो आपके हिसाब से, तो यकीन मानिए पार्टी भी अच्छी रहेगी। तो ठीक है, हमें लगता है आज लोगों को उनके आंसर्स मिल रहे हैं और आज का एपिसोड देखने के बाद और कोई क्वेश्चन आएंगे तो हम नेक्स्ट टाइम एक और रिकॉर्ड करेंगे तो और नई चीज़ें जानने को मिलेंगी। तो ये तो सर हमने बात करी कुछ कमेंट्स की, जो नेगेटिव भी थे, पॉजिटिव भी थे और न्यूट्रल भी थे। अच्छा, नेगेटिव की बात है तो मैं एक बात और छेड़ देता हूँ। देखिए, कठिन से कठिन और नेगेटिव से नेगेटिव चीज पूछिए तभी मैं आंसर करूंगा। सर एक कमेंट और था उसमें, किसी ने लिखा था कि आपके डीपीएस स्कूल की फीस बहुत ज्यादा है। आप बताइए क्यों नहीं और ज्यादा? क्योंकि जब हमने ये एजुकेशन वाला ये कंटेंट हमने रील बनाई थी लास्ट टाइम भी कि फ्री एजुकेशन, आपने एक योजना बनाई हुई है शिक्षा बीमा। मैंने आपने अभी खुद ही जवाब दिया ना कि किसी बच्चे ने लिखा था कि मैं इस बैच का हूं और 4th से 12th तक उसकी फीस माफ थी। देखिए, सबकी फीस माफ नहीं की जा सकती। आप इसी फीस से टीचर्स की सैलरी देंगे, अगर आप कम फीस लेंगे तो सैलरी उस हिसाब से नहीं दे पाएंगे। हमारे यहां फीस ज्यादा है तो उसका मैं आपको चीजें भी बताता हूं, कुछ ही बता पाऊंगा, कुछ मेरे बेटे ने जोड़ी हैं वो मुझे नहीं मालूम है। हमारे यहां मिनी गोल्फ कोर्स है, हमारे यहां लॉन टेनिस का कोर्ट है, हमारे यहाँ स्क्वैश है, हमारे यहाँ बिलियर्ड्स है, हमारे यहाँ शूटिंग रेंज है, हमारे यहाँ स्विमिंग पूल है हाफ ओलंपिक साइज। ये और भी बहुत सी चीज़ें हैं। एक प्ले जोन है बहुत मॉडर्न छोटे बच्चों के लिए।
मेरे बेटे ने वो एनिमेशन, रोबोटिक्स, मैं बहुत चीज़ें भूल रहा हूँ, वो सब उसने नई लैब्स बनाई हैं। अगर हम फीस कम लेंगे तो बुनियादी शिक्षा क्या है, आपने पढ़ाया, बच्चा गया, उसको जो समझ में आया समझा, वापस चला गया। मैं आपको बताऊं, मैं खुद टॉपर रहा हूं, मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूं। मेरा उद्देश्य बुकवर्म बनाना नहीं है, बच्चे को किताबी कीड़ा बनाना नहीं है। स्ट्रीट स्मार्ट चाइल्ड। स्ट्रीट स्मार्ट चाइल्ड माय स्लोगन है। देखिए, बहुत जगह मैं असफल हुआ। अगर मैं बुकवर्म होता तो तबाह हो जाता, टूट जाता। लेकिन आपने पानी की धारा को देखा है बहते हुए ना, उसको एक जगह से रोकिए तो दूसरी जगह अपना रास्ता बना लेती है, दूसरी जगह रोकिए, तीसरी जगह। धारा को रोक नहीं सकते आप। अगर एक स्ट्रीट स्मार्ट चाइल्ड है तो कहीं पर उसको अगर धक्का लगेगा तो वो दूसरा रास्ता उसका ढूंढेगा, दूसरा एवेन्यू देगा, दूसरा एवेन्यू बंद हुआ, तीसरा एवेन्यू खोजेगा और समाज में अपना स्थान बनाकर रहेगा। तो मेरी कोशिश यह है कि मैं एक ऐसा बच्चा, कंपटीशन बढ़ रहा है और मैं कहता हूं कि जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चों को हमारे यहां पढ़ने के लिए भेजा है, ये उनका ऋण है मुझ पर। और बच्चे को जब हम लोग 12th तक पढ़ा लिखा के तराश कर जब समाज में भेजेंगे वापस, तो मैं ब्याज के भेजेंगे। और पेरेंट और बच्चा और समाज फक्र से कहेगा ये बच्चा डीपीएस और आलोक मिश्रा के डीपीएस का पढ़ा हुआ है। मेरा उद्देश्य ये है। कोशिश हमारी ये होनी चाहिए, आप कहते हैं शिक्षा बेसिक चीज है, वही जो ऑब्जेक्ट करते हैं ना, वही बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं, वही ऑब्जेक्ट करते हैं। हर चीज की एक कीमत है। फिर फीस अब गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेटेड है। उत्तर प्रदेश की सरकार की जो सीमा तय है, उस सीमा के अंदर हमारी फीस है। अब तो चुनाव बीत गया है ना, जिन्होंने ये कमेंट किया है उनको ये बता दीजिए कि इस साल हमने फीस नहीं बढ़ाई है। उत्तर प्रदेश सरकार की सीमा के अंदर है ये तय। वो जितनी भी जिस स्कूल की भी फीस है, वो सरकार की जो मान्यता है, जो सरकार के मापदंड है, उनसे अधिक नहीं हो सकती, वरना स्कूल बंद कर दिया जाएगा। मैं दावे के साथ कहता हूं और पूरे होशो हवास में कहता हूं कि जो भी उत्तर प्रदेश सरकार के मापदंड हैं, उन्हीं के अनुसार हमारी फीस है। प्लीज नोट। दूसरी चीज, आदमी कहता मैं चुनाव के पहले अगर ये करता तो लोग कहते चुनाव के लिए किया है। इस साल मैंने अपने स्कूल की फीस नहीं बढ़ाई है। जो हम मान लीजिए हमें जो बढ़ाने की सुविधा है, तो जितनी हमारी पिछले साल थी, हमने एक डिस्काउंट दे दिया कि जितनी पिछले साल की थी उतनी ही इस साल भी। लोग हर साल 10% किराया बढ़ाते हैं, लेकिन इस साल नहीं बढ़ा। नहीं तो बढ़ा। वो डिस्काउंट ही अच्छा, वो डिस्काउंट है। अब आप बताइए 10% किराया। सर एक चीज यहाँ पे मैं एक मिनट 10% किराया बढ़ाना जायज है और सरकार कहती है कि 10% तक आप अपनी फीस बढ़ा सकते हो हर साल। महंगाई होती है, हर चीज महंगी होती है। 40% महंगाई बढ़ गई कोविड के बाद, मालूम है आपको? इन्फ्लेशन समझ 40% बढ़ गया। हम नहीं बढ़ाएंगे, अच्छा फीस नहीं बढ़ाएंगे तो हम टीचर्स को इंक्रीमेंट कैसे देंगे? उसके बावजूद हमने अब की बार फीस को पिछले साल वाला रखा है। आप कुछ पूछना चाह रहे थे? ये टॉपिक तो बहुत ज़्यादा नहीं, लंबा हो नहीं, जाएगा, कहिए। बट नेक्स्ट टाइम मैं ये टॉपिक ज़रूर रखाऊं, बिकॉज एजुकेशन सिस्टम और कुछ चीज़ों पे मुझे बात करनी है। तो और कोई कठिन प्रश्न जो पूछा हाँ, हो? मैं यहाँ पे आपसे ये मतलब मैं कुछ एक्सपीरियंसेस हैं रिसेंट हुए हैं मेरे, जैसे चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज़ के साथ मैं बैठा हूँ, उनसे डिस्कशन है, उनके साथ भी प्रीवियस पॉडकास्ट हमने किया था। तो वहाँ भी उनसे मेरी यही बात हुई थी कि एजुकेशन एंड हेल्थ पे
सरकार के कुछ रेगुलेशंस नहीं आ रहे, जिसकी वजह से दवाइयों पे कोई अभी रेगुलेशन नहीं, जिसकी वजह से महंगाई है दवाइयों में। तो उन्होंने मुझसे वहाँ बोला था कि सरकार की योजनाएं हैं, बट हम सरकारी एजुकेशन, अगर सरकारी स्कूलों को देखें यहाँ पे, वो वेल इक्विप्ड है ही नहीं, स्मार्ट क्लासेस नहीं है वहाँ पे, सरकारी अस्पतालों के हालात बहुत ख़राब हैं। अगर मैं प्रेजेंट यहीं की बात करूँ, प्रेजेंट जैसे अभी एक मेरा स्टाफ मेंबर है, उसके कज़न का ही अभी इलाज हुआ है 2-3 दिन पहले हैलेट हॉस्पिटल में। कैसी फैसिलिटीज़ हैं अगर हम, तो आप समझ लीजिए फिर आदमी क्यों प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ जा रहा है। तो मेरा यही सवाल था उनसे। तो हाँ। उन्होंने हमसे कहा कि बॉडीज हैं, तो मेरा ही मानना था कि सरकार ऐसे रेगुलेशन क्यों नहीं लेके आ रही है कि फार्मा पे रेगुलेशन लाए, एजुकेशन पे रेगुलेशन लाए, ताकि एजुकेशन पे ऑलरेडी रेगुलेशन है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, द फीस हैज बीन रेगुलेटेड। सर रेगुलेटेड है, बट जैसे क्वार्टरली फीस अब 25,000 है अप्रॉक्स डीपीएस की, जी। बट आज भी लोगों की मंथली इनकम घर की 20,000 नहीं है। भैया एक बात बताइए, हमारी तो 25,000 है डीपीएस की, और पाथवेज की कितने लाख है। वही मैं कह रहा तो हूँ, बिलाबोंग की भी बहुत है, बट बात ये नहीं है, आप जितनी सुविधाएं देंगे, आप फिर ये क्यों कहते हैं आपको सुविधा, इतने स्पोर्ट्स फैसिलिटी आपको नहीं मिलेंगे। मेरा सवाल प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से नहीं है, मेरा सवाल यहाँ सरकार से, बिकॉज आप भी अब जनता के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो इन मुद्दों पे क्या मैं आपको बताऊं, ऑपोजिशन मुद्दे उठाएगी सरकार फार्मा देखिए, और एजुकेशन पे? आपको मालूम है सरकारी स्कूल हैं, सरकारी टीचरों की बेइंतहा हाई सैलरी है, बच्चे नहीं हैं। तो सर क्यों वही सवाल था नहीं, मेरा कि क्यों नहीं जा रहे हैं वहां पे, फैसिलिटीज नहीं है इसीलिए वहाँ तो ठीक नहीं से जा रहे। पढ़ाते नहीं हैं। आप बताएं, आपको बहुत सी जगहों पे तो ऐसा होता था कि टीचर की बहुत अच्छी सैलरी है, गांव में स्कूल है, वो जाते ही नहीं हैं। उसकी जगह कोई, आपने कहा तुम पढ़ा दो, तुमको 5,000 10,000 रुपए दे देंगे, हमें आना जाना भी नहीं, हम गरीब बैठे हैं, वो पढ़ा रहे हैं। तो इस सिस्टम में छेद है, और इस सिस्टम के छेद को बंद करना पड़ेगा। आप ये बताइए, हमारे यहाँ आरटी में एडमिशन होता है, राइट टू एजुकेशन में, उसका कॉम्पेंसेशन 450 है, हम तो लेते ही नहीं। और सरकारी स्कूल में जो बच्चा पढ़ रहा है उस पर खर्च 10,000 रुपये महीना आता है, सैलरी हो ये सब देखकर, फिर भी वहां बच्चे नहीं हैं। तो ये सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। गैप्स हैं सिस्टम में, गैप्स नहीं, बड़े बड़े पॉटहोल्स हैं, पॉटहोल्स, खाई है। ये तो ठीक करना पड़ेगा, और ये सरकार ठीक कर सकती है। आइए सर 1-2 कमेंट और देखते हैं, एंड देन हम ऑलमोस्ट पॉडकास्ट के फिनिश पे ही आ गए। एक जैसे कमेंट है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रहने वाले भी यही सोचते हैं कि हिंदू खतरे में नहीं है। वहाँ है कितना हिंदू भैया? पाकिस्तान में कितने हिंदू हैं? और रही रहे, अगर वहाँ खतरे में होते तो अब तक छोड़कर चले गए होते ना। पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया, रैम्पेंट कन्वर्जन हो रहा है, पर इसको नहीं दिखेगा। हाँ, रैम्पेंट कन्वर्जन हो रहा है, आपको दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा। सरकार को दिख रहा है, तो सरकार रोकती क्यों नहीं है? हो रहा है रैम्पेंट कन्वर्जन। क्या है? जो मनाया, जबान अपनी उठा के दे मारी। क्वेश्चन कोई भी पूछो, जवाब में मैं नहीं बताऊंगा ही मिलेगा। जय हो नेताजी की। मैंने तो सब ऐसा चीज़- तो नहीं था मेरे ख्याल तो से। कह हाँ रहे हैं। हाँ, ये सर इम्पोर्टेंट था हाँ। कि ये जेन्युइन कमेंट है कि से समथिंग अबाउट रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ सेट बाय राहुल गांधी, redistribution of wealth and 80% reservation. I don't know how someone with this mind can be a future leader. देखिए, लोगों ने समझा नहीं है। उनका ये कहना है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ क्या है? 13 लाख करोड़ लोग लेकर भाग गए यहां से। अगर उनसे 13 लाख करोड़ वसूला जाएगा और वसूल के उनको दिया जाएगा जिनकी जरूरतें हैं, तो यही तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है। इसमें क्या गलत है?
क्योंकि लोग कह रहे थे, जैसे मोदी जी का तो कमेंट आया था कि आपके घर का मंगलसूत्र गिरवी रख देंगे, ये क्या था? देखिए, उनकी बात को किसी ने सीरियसली लिया? अगर सीरियसली लिया होता तो उत्तर प्रदेश में इतनी सीटें जाती। लोगों ने फैसला सुना तो दिया, यहीं पे तो बोला था मंगलसूत्र। एक सर सवाल यहाँ पे है, इससे बेटर आप आंसर नहीं दे पाओगे, मतलब इसका आंसर आप बहुत अच्छे से दे लेंगे। यूपी में 2 लड़के कर गए धमाल। क्या क्या इसके पहले के आंसर्स ठीक से नहीं दिए थे क्या? नहीं, मैंने वो बोला कि ये आंसर आप बहुत अच्छे से देंगे, ये वाला मैंने बोला। यूपी में 2 लड़कों ने किया धमाल। यूपी में मतलब योगी जी का तो स्टेटमेंट था कि इस बार 70 सीटें आएंगी, 80 में 80 सीटें हैं, सब बोल रहे थे। भाजपा वाले तो कहते हैं 80 में 80 सीटें आने वाली है हमारी, 30 भी नहीं, 30 के पास ही छू पाए हैं। तो 2 लड़कों ने, अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी ने, ऐसा क्या जादू किया है यूपी वालों पे कि सारी सीटें छीन के ले गए? देखिए, अभी तक बोलने पे तो टैक्स लगा नहीं है। हम कहते हैं हम 400 में से 800 आ जाएंगी, तो क्या बोलने को तो कुछ भी आप बोलते रहिए ना, आई तो नहीं। और जादू क्या है? देखिए, क्या लोग युद्ध को प्रेफर कर रहे हैं? राहुल जी की बातों को समझा, अखिलेश यादव जी की बातों को समझा, और गठबंधन को उन्होंने जेन्युइन समझा, इसलिए गठबंधन को वोट दिया। बेरोजगारी, महंगाई बहुत बड़ा इश्यू है। महंगाई 40% बढ़ गई कोविड के बाद से। बेरोजगारी बहुत बड़ा इशू है इस समय लोगों। अच्छा, फिर पेपर लीक अब उससे बड़ा इशू हो गया है। नौकरियां थी नहीं, नौकरियां अब जो मिलने वाली भी थी उसमें पेपर लीक हो जाता है, तो नौकरियां और नहीं मिलती हैं। तो बेरोजगारी कहाँ? किस जो कहते थे हम 2 करोड़ रोजगार देंगे सालाना, वो 2 लाख नहीं दे पाए अगर सालाना, तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? सर एक चीज और पूछूंगा मैं आपसे। अयोध्या में जहां राम मंदिर बनाया, जिस राम मंदिर के ऊपर पूरा इलेक्शन लड़ा गया, अयोध्या की सीट हार गए, और वहां से समाजवादी पार्टी के अवधेश जी जीतते हैं। ऐसा क्या हुआ है वहां पे अयोध्या में कि वहां से इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी जीत जाता है और राम मंदिर बनाने वाले पार्टी के कैंडिडेट हार जाते हैं? लोगों को सूडो सेकुलरिज्म पसंद नहीं आता। आप ये बताइए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सब हिंदुओं के हैं। मंदिर उन्होंने क्यों बनवाया? सुप्रीम कोर्ट, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद बना, और वहां के लोग, एक उन्होंने सबक दिया कि धर्म के नाम पर नफरत की राजनीति बर्दाश्त नहीं है। स्टेटमेंट ये था। और इसमें कमेंट बड़े अच्छे अच्छे आएंगे, और मैं उन कमेंट्स का स्वागत है, लेकिन जनता के फैसले। अब वो उस समय कहते थे भाई दर्शन करने जाओ, वहां पर अपना, वहां से कुछ मत खरीदना और अपना सब लेकर जाओ। कौन सी क्या सब बातें हो रही थी? ये कोई अच्छी बात है? एक फैसला सुनाया गया, फैसला सबको शिरोधार्य है, सबको स्वीकार है, और अयोध्या की जनता का लाख लाख नमन कि उन्होंने धर्म की राजनीति को जड़ से उखाड़ फेंका, और ये दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए सबक है। एक अखिलेश यादव जी का स्टेटमेंट था अवधेश जी के साथ, जब वो उनकी रैली में उनका प्रचार करे तो कह रहे थे कि पूर्व विधायक बोल दिया था उन्होंने कि ये पूर्व विधायक हैं आपके अवधेश जी, तो वो कहते हैं नहीं नहीं मैं प्रेजेंट विधायक हूं। तो उन्होंने कहा पूर्व इसलिए लगाया कि अब तुम सांसद होने वाले हो। तो क्या अखिलेश जी को पहले से ही पता था क्या कि ये यहाँ से सांसद बनने वाले हैं? नहीं तो लोग कहेंगे ईवीएम है क्या अयोध्या की? इट इज अ लाइट हार्टेड कमेंट, और उन्हें यकीन था, उन्होंने, हो सकता है वहाँ का को फीडबैक बड़ा पॉजिटिव आ रहा हो सकता है वहाँ की भीड़ और वहाँ की जनता को देखकर उनके मन में ये बिल्कुल विश्वास, दृढ़ विश्वास होगा कि ये सीट हम जीत लेंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और वो उत्तर प्रदेश के हमारे सम्मानित, बहुत बहुत सम्मानित नेता हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको इतना आइडिया लग गया होगा वहाँ की परिस्थितियों को देख के कि ये सीट जीती जाएगी, इसलिए उन्होंने घोषणा कर दी। लोग का ये भी कहना है कि वहाँ पे एक मंदिर बनाने के लिए हजारों लाखों मंदिर तोड़े गए, लोगों के घर तोड़े गए। देखिए, मुझे इस विषय में जानकारी नहीं है, और अगर ये किया गया है तो गलत है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम किसी गरीब की झोपड़ी उखाड़ के फेंक दी जाए उनका राम मंदिर बनाने के लिए, ये भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का धर्म नहीं कहता।
आलोक जी, मुझे तो आपके साथ बात करने में, मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था, बहुत ही मज़ा आती है। कब कितना टाइम कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं चलता, आपके साथ इतना टाइम हो गया बात करते करते। जी। बट यही है कि समय है, और आपके ऑलरेडी बहुत सी मीटिंग्स हैं, आपको देखिए, ऑलरेडी कॉल्स आ रहे हैं। हम इतना ही कह सकते हैं, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम सब की ये ड्यूटी है, दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारा देश आगे बढ़े, देश तरक्की करे। और इसके लिए, अपने देश के लिए आज़ादी के पहले तो बहुत लोगों ने कुर्बानी दी, तो इस देश की तरक्की के लिए हम सबको अथक प्रयास करना चाहिए। हमारा देश जब आगे बढ़ेगा तो हम सब हम सब बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे। और ईश्वर हमारे इस देश को इतनी ताकत दे कि आगे आने वाले समय में ये सुप्रीम शक्ति बनकर निकले। सर, मैं आपसे आज फिर पूछूंगा, फीडबैक कैसा था आपका आज के एपिसोड को, आज के कन्वर्सेशन को लेके? कुछ चेंजेस आपको पहले से दिखे हैं? आप क्या हम बेटर कर सकते हैं? और आपका आज कैसा आपका टाइम चेंज रहा? वही हम देख रहे थे, जो कमेंट्स हैं, और अच्छा है, आप तरक्की कर रहे हैं और तरक्की करें। ईश्वर आपको और ताकत दे, आपको और सक्सेस दे, यही ईश्वर से प्रार्थना है। एक बार अब मैं आपसे एक और कहना चाहूँगा कि जो 4,22,000 आपके समर्थक हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट कर दीजिए कि इस शो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, बिकॉज आपका एपिसोड भी आने वाला है। देखिए, तो मिस ना करें जिन लोगों ने। 4,22,000 ही क्यों, मैं तो कहूँगा ये कानपुर की जितनी जनता है वो इसको देखे, लाइक करे, सब्सक्राइब करे, शेयर करे, और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी दे। सिर्फ कमेंट्स देने के लिए ही नहीं, कमेंट्स जहां उनको लगता है कि मुझे सुधार करना चाहिए, चेंज ला सकते हैं उनके जहां बात से। उन्हें लगता है कि मैं उनके इस कमेंट से या उनके इस सजेशन से कानपुर वासियों की पहले से बेहतर सेवा कर सकता हूं, मुझे ज़रूर दें, मुझे ज़रूर बताएं। उनका हर कमेंट शिरोधार्य, सलाखों पे, और जो उनके वैल्यूएबल कमेंट्स होंगे इस शहर की तरक्की के लिए, इस शहर के अमन चैन के लिए, उन पर अमल करने की पूरी कोशिश करूँ। कोशिश है। यही मैं कह सकता हूँ। क्या बात है सर। तो थैंक यू वंस अगेन, आप आए। आपका शुक्रिया, धन्यवाद। मैं हर चीज़ में कहता हूँ जय हिंद, जय इसलिए हिंद। क्योंकि हमारा देश की जब जय जयकार होगी तो हमारी जय तो हमारी जयकार। जय जयकार होगी। क्या जय हिंद। जय हिंद।